हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास के अंदर हमने कैपिटल और रेवेन्यू की थ्योरी को 100% विद क्वालिटी एजुकेशन के साथ हमने कंप्लीट कर दिया। आज मैं आपको कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन के 9 एग्जांपल्स कराऊंगा जो कि हमारी बुक में है। उनके सोल्यूशन भी मैंने साथ के साथ नीचे दे रखे हैं कि वो आपको लिखना ना पड़े, डायरेक्ट मिल जाए आपको। ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर के हम करने वाले हैं। 9 क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर द कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ, नीचे दिए गए नीचे 4 आइटम कैपिटल है, रेवेन्यू है, डेफर्ड है। बहुत सिंपल है, आपको आज ही में लिखना इतना कुछ नहीं है भाई। बताओ कल की सुनना है क्योंकि लिखना वाला काम तो एक लाख तक खत्म हो चुका था। बताओ, कैरिज मतलब होता भाड़ा। 7500 रुपए का स्पेंड करा मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल्ड। मैंने कहा था मशीन को इंस्टॉलेशन कराते टाइम जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल माना जाएगा, रेवेन्यू सर कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। देखो यहाँ कैरी जो 7500 पेड फॉर परचेज करा और इंस्टॉल कराया शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में। हैवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, हैवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। और मैंने आपको बताया था सर हैवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हम जो कि 20,000 रुपए आपने स्पेंड करे ऑन लॉन्चिंग ऑफ अ कंपनी न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हैवी एडवर्टाइजमेंट कराया। बट सर जो 20,000 मैंने खर्च करा है कंपनी के न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने पर, या तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं दोस्तों हमारे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? रूल 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अकाउंट्स के। तो अकाउंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसका AS 26 बताता है इंटेंजिबल एसेट। अगर आप किसी नई कंपनी के खोलने तक आप उसके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराते हो, उस एडवर्टाइजमेंट जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। कंपनी चाहे तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू भी मान सकती है, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। बट हमारा आंसर कहता है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हां, कैपिटल तो नहीं मानेगी, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेगी या डेफर्ड रेवेन्यू मानेगी। अगर डेफर्ड रेवेन्यू मानती है तो वो कंपनी के उसको पॉइंट में कि कंपनी डेफर्ड मानेगी रेवेन्यू, पर इसको रेवेन्यू मान सकते हो और डेफर्ड रेवेन्यू मान सकते हैं। जो भी आप मानोगे 100% सही होगा। ठीक है, कह रहा 200 रुपए पेड करे सर्विसिंग कंपनी व्हीकल इंक्लूडिंग 50 पेड ऑफ इंजन चेंजिंग ऑयल। तो मतलब ये क्या है? रिपेयर कराना है। क्या रिपेयर कराया है इंस्टॉलेशन करने के लिए? मतलब मशीन खरीदते टाइम रिपेयर कराया है, खरीद चुके हैं उसके बाद रिपेयर हुआ है। सब खरीद चुके हैं उसके बाद, तो खरीदते टाइम रिपेयर कराया होगा तो कैपिटल होगा। खरीद चुके हैं उसके बाद रिपेयर कराया छोटे मोटे तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट कॉस्टिंग 1,95,000 फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस। अगर हमने कोई बेसमेंट बनाया, नीचे बेसमेंट बनाया, उसकी कंस्ट्रक्शन कराई, तो कंस्ट्रक्शन कराने के लिए बेसमेंट के कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस जितने भी होंगे वो क्या माने जाएंगे? कैपिटल माने जाएंगे। बड़ा सिंपल है। तो 200 रुपए हमने क्या माना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेसमेंट क्या माने? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों मैं किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन कराऊं, चाहे बिल्डिंग कराऊं, चाहे नीचे बेसमेंट बनाऊं, लैंड से टैक्स तो है। अगर वो बिल्डिंग बेसमेंट बनाई है तो उस केस के अंदर हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, जो बेसमेंट के 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लोगे, मोर देन 1 ईयर चलेगा सर, मोर देन 1 ईयर चलेगा, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट में आप डेफर्ड रेवेन्यू मान सकते हो, रेवेन्यू मान सकते हो एक्सपेंडिचर्स के अकॉर्डिंग। एग्जांपल नंबर 2, क्या है? स्टेट द वेदर द फॉलोइंग आर द कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है? पेड अ बिल ऑफ 10,000 रुपए मिस्टर कुमार ने एक बिल था, मिस्टर कुमार ने दिया तो पे कर दिया हमने। Who was engaged erection of engineering to set up a new automatic machinery, न्यू ऑटोमेटिक मशीन को सेटअप कराने के लिए 20,000 एट अ न्यू फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री के अंदर नई फैक्ट्री है, नई मशीन है, नई मशीन का सेटअप कराने के लिए मैंने कुछ खर्चा दिया। तो सेटअप क्या होती है? इंस्टॉलेशन होता है। तरीका सेटअप क्या हो गया? मैंने कहा भाई मेरी नई मशीन को सेटअप कर दो, तो क्या हो गया? इंस्टॉलेशन तो कराई, इंस्टॉलेशन तो हुआ। तो इस तरीके से जो 20,000 हमने खर्च करा है वो हमारा रेवेन्यू है, कैपिटल। इंस्टॉलेशन कराने का खर्चा कैपिटल होता है। ठीक है, तो पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनकम करा 26,000 का एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस एडवर्टाइजमेंट कंपनी अंडरटेकिंग ईयरली on a regular basis during a peak festival season। क्या फेस्टिवल सीजन के लिए हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट कराई। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट देखो, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट है तभी यहाँ पर लिखना है डेफर्ड रेवेन्यू। अगर ह्यूज एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बोल रहा है क्या है कैपिटल रेवेन्यू बताना है, डेफर्ड की बात ही नहीं करी यहाँ पर। तो या तो ये रेवेन्यू होगा या कैपिटल। तो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हम 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि फेस्टिवल में एडवर्टाइजमेंट हमने देखा वो दिवाली आती है तो दिवाली में एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, चॉकलेट के, डेयरी मिल्क की, तो वो क्या है? फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल में कंज्यूम हो जाता है, तो दैट इज विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे। आगे, इन अकॉर्डेंस विद द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग अ वेल इक्विप्ड लेबर वेलफेयर सेंटर स्पेंड 90,000 फॉर बजटेड एलोकेशन ऑफ। कह रहा है हमने एक सेंटर बनाया है, मतलब कंस्ट्रक्शन का ये इक्विप्ड लेबर
वेलफेयर सेंटर, लेबर का वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए एक सेंटर बनाया है। तो सेंटर का कंस्ट्रक्शन हुआ है, लंबे टाइम का प्रोवाइड प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है। तो मैंने कहा एक साल के अंदर कंज्यूम कर लो तो क्या होगा, रेवेन्यू, और एक साल से ज्यादा के लिए होगा क्या होगा, कैपिटल। तो ये क्या माना जाएगा दोस्त, कैपिटल माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसमें एक सेंटर बनाएंगे, एक जगह लेंगे, वहां पर सेंटर बनाएंगे, वहां पर लेबर का वेलफेयर के लिए सोचेंगे, और 90,000 उसको खर्च करा गया, जो कि हमारा बजटेड एलोकेशन एक साल का खर्चा हमारा 90,000 है। तो ये क्या लॉन्ग टर्म प्लान है, इसलिए हमारा क्या हो गया, कैपिटल माना जाएगा। तो पहला कैपिटल, दूसरा रेवेन्यू और तीसरा कैपिटल। तो पहला कैपिटल, दूसरा रेवेन्यू और तीसरा कैपिटल, हो गया खत्म, नॉर्मल है। तो अगर आपने ये बात सीख ली तो सब सीख लिया बच्चे। क्लासिफाई का आइटम कैपिटल रेवेन्यू, डेफर रेवेन्यू मतलब सिर्फ कैपिटल रेवेन्यू बताना है। कह रहा एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक, कैपिटल हो जाएगा, एक्सटेंशन कराया है। कह रहा वेजेस पेड टू द मशीन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर क्या मशीन खरीदते टाइम वेजेस दिया या मशीन ऐसी दे दी, सर ऐसी दे दी, रेवेन्यू है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन कराना ही कैपिटल होता है। मटेरियल दिया, एक्सटेंशन ऑफ फॉरमैन ऑफिस इन अ फैक्ट्री, फॉरमैन ऑफिस इन अ फैक्ट्री, फॉर एक्सटेंशन ऑफ फॉरमैन, फॉरमैन मतलब फॉरमैन क्या हो गया, वर्कर, वर्कर के बढ़ने की वजह से मटेरियल का एक्सटेंशन करा, मटेरियल और लेकर आए, बताओ क्या है। एक बार दोबारा पढ़ते दोस्त, मटेरियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ फॉरमैनशिप, फॉरमैन ऑफिस, इसका मतलब हुआ, फॉरमैन का मतलब होता है वर्कर, ऑफिस के अंदर वर्कर का एक्सटेंशन हुआ है, वर्कर बढ़ गए हैं, और बढ़ने की वजह से मटेरियल और लाना पड़ा। तो वर्कर के बढ़ने की वजह से क्या हुआ दोस्तों, वर्कर के बढ़ने की वजह से ये हुआ कि वर्कर को हम जब पैसा देंगे, वेजेस वगैरह देंगे, जो भी खर्चा देंगे, तो वर्कर हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि आज मैंने वर्कर को पैसा दिया, मटेरियल कुछ भी खर्च करा वर्कर के ऊपर, तो वर्कर जो है हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सटेंशन किसका होगा, वर्कमैन का, और वर्कमैन का जब वर्कर का जब एक्सटेंशन होगा तो वर्कर आज से नहीं लंबे टाइम तक चलेगा, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेंट पेड का रेवेन्यू है। पेमेंट ऑफ कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट अ न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम, अभी बता दो इसका, जहां पर देखो सर, वेजेस पेड टू ऑन एम्प्लॉय फॉर द बिल्डिंग फॉर्मेशन ऑफिस, फॉरमैन ऑफिस, फॉरमैन ऑफिस कह रहा कि भाई वेजेस पे करा ऑन एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को, फॉर बिल्डिंग फॉरमैन ऑफिस, बिल्डिंग बनाने के लिए जो वेजेस पे करा जा रहा है, तो वो जो फॉरमैन अपने ऑफिस को ऑन एम्प्लॉय, देखो वेजेस पे करा अपने एम्प्लॉय को फॉर द बिल्डिंग फॉरमैन ऑफिस, बिल्डिंग फॉरमैन ऑफिस का मतलब क्या हो गया दोस्त, फॉर द बिल्डिंग द फॉरमैन ऑफिस, मतलब क्या हो मेरे भाई, देखो बिल्डिंग बनाने के लिए अपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई जाओ ये बिल्डिंग को बनाओ, जो हो गया हमारे ऑफिस की बिल्डिंग ऑफिस, इसको बोला फॉरमैन। फॉरमैन मतलब क्या होता है, वर्कर, फॉरमैन मतलब क्या हुआ दोस्त, वर्कर हुआ, जो क्या करेंगे हम, जिसको बोलेंगे बिल्डिंग बना लो। अब बिल्डिंग जो बनानी है, अगर बात कंस्ट्रक्शन की नहीं करी, पर सोचो यहाँ पर वेजेस पे करा ऑन एम्प्लॉय को फॉर द बिल्डिंग द फॉरमैन ऑफ, फॉरमैन मतलब एक तरीके से वेजेस को पैसा, वर्करों को पैसा दिया जा रहा है बिल्डिंग को बनाने के लिए, इसलिए वर्करों को जो पैसा देंगे बिल्डिंग को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या डी रीजन, तो मैंने कहा देखो एक्सपेंस, पहले क्या रेलवे ट्रैक बनाना क्या था दोस्त, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हमें एक साल से ज्यादा के लिए अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है, पूरा करना। एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन अ फैक्ट्री एरिया शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज़ इट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट देगा। वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर शुड बी ट्रीटेड एज इवेंट एक्सपेंडिचर, इट विल गिव बेनिफिट ओनली करंट पीरियड ओनली, सिंपल है। वेजेस पे करेंगे तो क्या होगा भाई, वेजेस पे करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इसके बाद में दोस्तों इंस्टॉलेशन क्या माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा, एक से ज्यादा साल के लिए है। मटेरियल फॉर एक्सटेंशन फॉरमैन ऑफिस इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर फॉरमैन ऑफिस जो है, फॉरमैन ऑफिस क्या मतलब हुआ दोस्तों, मटेरियल एक्सटेंशन टू फॉरमैन ऑफिस इन फैक्ट्री, मतलब एक फैक्ट्री के अंदर भाई ऑफिसर, ऑफिसर का बढ़ना हो, ऑफिसर एक्सटेंड हुए, ऑफिसर एक्सटेंड के लिए उनके जो ऑफिस है उसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, मान लो पहले एक ऑफिस के अंदर 5 जने काम करते थे, अब 5 से बढ़कर 20 जने हो गए, तो 20 जन हो गए तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑफिस के अंदर 5 जने काम कर रहे तो उसी के अंदर हमें कितना बनाना पड़ेगा, 4 और ऑफिस, 3 और ऑफिस फर्दर क्रिएट करना पड़ेगा 20 जने के लिए, एक बन चुका है, 3 और बनाने पड़ेगा। इससे क्या होगा, वो 3 जो आप बना रहे हो उसके लिए जो मटेरियल लेकर आए वो क्या है, कंस्ट्रक्शन एक तरीके का है, नहीं है, तो इसलिए क्या माना जाएगा, कैपिटल। दोबारा समझ लो, समझ में नहीं आया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई कि अगर आपने, आपके वर्कर बढ़ गए, फॉरमैन मतलब क्या होता है, वर्कर, तो फॉरमैन वर्कर बढ़ने के लिए सुपरवाइजर एक तरीके क्या हुआ जाएगा, बिजनेस लैंग्वेज में बोल रहा था सुपरवाइजर। आपने सुपरवाइजर रखे तो उसके लिए आपने मान लो 5 सुपरवाइजर, तो आपने बढ़ाकर 20 कर दिए, तो अब उनके ऑफिस भी तो बनाने पड़ेंगे, तो मतलब फॉरमैन ऑफिस इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर अगर फॉरमैन ऑफिस बनाना है, उसको एक्सटेंशन करना है, बढ़ाना है, तो हमें मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल पे जो खर्चा होगा
तो हमने क्या कर रहे हैं, मटेरियल मंगा रहे हैं क्या करने के लिए, एक ऑफिस को नया बनाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए आया था, वही ऑफिस को बढ़ाने के लिए, या फिर नए 3 ऑफिस और बनाए गए। तो मान लो मैंने कहा एक्सटेंशन, एक्सटेंड का मतलब ये ऑफिस की यहाँ पे दीवार तोड़ेंगे और इतना बड़ा कर देंगे, इसमें और सारे आ जाएंगे। तो इसके अंदर जो मटेरियल लगाया गया है वो जो कॉस्ट होगी कैपिटल है, कंस्ट्रक्शन है, इसलिए इसको बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर। रैंट पेड करना क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि 1 साल तक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। हाँ ये सुनो, ये नहीं पढ़ाया था, पेमेंट टू द कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट ए न्यू स्टोर कंट्रोल सिस्टम। अब क्या हुआ, एक न्यू स्टोर, एक स्टोर खोला, उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम लगाया, उस कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक पर्सन को हायर करा, बोला कि भाई तू इस कंप्यूटर सिस्टम को लगाएगा, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है इसके लिए। तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो सिस्टम को चला रहा है, जो कंप्यूटर चला रहा है, उसको जब वो वेजेस प्रोवाइड कराएंगे मेरे दोस्तों, तो वो वेजेस क्या होगा, रेवेन्यू माना जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का बेनिफिट तो 1 महीने के अंदर करेंगे। मान लो आप कंप्यूटर ऑपरेटर मेरे स्टोर में आए हो, आप 1 महीना काम करोगे, मैं आपको बेनिफिट दूंगा, मैंने आपका बेनिफिट अचीव कर लिया, 1 महीने के कंज्यूम कर लिया। आप फिर काम करोगे, फिर मैं आपको सैलरी दूंगा, फिर काम करोगे, फिर मैं पैसे दूंगा। तो ये क्या है, रेवेन्यू, क्योंकि 1 साल के अंदर इसका बेनिफिट कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको बोला रेवेन्यू, क्योंकि 1 साल के अंदर, नॉर्मल बिजनेस के अंदर ये 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाएगा। वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग फॉरमैन ऑफिस। बिल्डिंग फॉरमैन ऑफिस मतलब अगर हमने कहा बिल्डिंग को हमें बिल्डिंग बनानी है, एक फॉरमैन ऑफिस की क्या बनानी है, बिल्डिंग, वर्करों के लिए क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। उसके लिए अगर हमने वेजेस पे कर दिया अपने एम्प्लॉय को, तो वो क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, क्योंकि 1 साल के ज्यादा के लिए बेनिफिट देगा। क्या, बिल्डिंग जो बनाई उसका बेनिफिट 1 साल ज्यादा मिलेगा ना, तो उस पर जो खर्चा होगा, जो वेजेस दिया जाएगा वर्करों को, एम्प्लॉय को, वो क्या माना जाएगा सर, वो माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोबारा समझ लेते हैं, मैंने एक बिल्डिंग बनाने के लिए बोला अपने एम्प्लॉय को, और मैंने कहा जाओ बेटा बिल्डिंग बनाकर लाओ। बिल्डिंग बनाएंगे वो, अब जब वो बिल्डिंग बनाएंगे तो मैं उनको वेजेस दूंगा। तो बिल्डिंग बनाई फॉरमैन ऑफिस के लिए, फॉरमैन ऑफिस का मतलब वर्करों के रहने के लिए, वर्करों को काम करने के लिए, एम्प्लॉय के काम करने के लिए। तो वो जो मैं वेजेस पे कर रहा हूँ बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो वेजेस क्या माना जाएगा, कॉस्ट। वो क्या कॉस्ट माना जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, बिल्डिंग लंबे समय तक जिएगा। ठीक है सर, फोर्थ में आ जाएगा, नॉर्मल है ना। ठीक है, for each of the cases number below indicate whether the income expenditure is capital or revenue। क्या ये कैपिटल इनकम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या ये रेवेन्यू इनकम है, क्या। अब हमें इनकम भी बताना है साथ के साथ। पेमेंट वेजेस टू वन एम्प्लॉय फॉर बिल्डिंग ऑफ न्यू ऑफिस एक्सटेंशन। अगर मैं नया ऑफिस बना रहा हूँ, नया ऑफिस के लिए, नया ऑफिस को एक्सटेंड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी कंस्ट्रक्शन होगी इतनी है, और कंस्ट्रक्शन के लिए कितने भी एम्प्लॉय का पैसा दो, चाहे 1 चाहे 1000, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्ड आते ही कैपिटल लिख देना, बस ये कह रहा हूँ। पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ न्यू ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है रेगुलर हायरिंग ऑफ कंप्यूटर टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्म अकाउंट। कहता है हमने क्या करते हैं, कंप्यूटर हायर करते थे, एक कंप्यूटर हायर करते हैं, चार्जेस, कंप्यूटर हायर चार्जेस, मतलब मेरे को एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। मैंने कहा यार कंप्यूटर रखने का कंप्यूटर क्यों ही खरीदे, कंप्यूटर मांग लेंगे, अकाउंट मेंटेन कर लेंगे, फाइल सेव कर लेंगे, फिर कंप्यूटर किसी से हायर कर लेंगे, रेंट पे ले लेंगे, अकाउंट मेंटेन कर। मैंने मान लेते आपसे मैंने कहा कि भाई मुझे आप 10 दिन के लिए कंप्यूटर दिखा दो, मैं आपको इतने रुपए पे कर दूंगा, 1000 रुपए कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है ले लो। 10 दिन कंप्यूटर दिखाया, मैंने अपने अकाउंट बना लिया, अकाउंट्स बना लिए, मेंटेन कर लिए, मैंने अपनी फाइल अपने लैपटॉप या मैंने अपनी फाइल अपनी पेन ड्राइव वगैरह में सेव कर ली। तो जो कंप्यूटर मैंने आपसे लिया हायर पे, तो हायर मतलब क्या था, रेंट पर, उधार पर, रेंट पे लिया, तो उसके लिए जो मैं हायर चार्जेस पे करूंगा, रेंट पे करूंगा, उसका शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, क्योंकि मैं हर टाइम लूंगा, जब जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तब तक लूंगा। तो मैंने आपके 10 दिन के लिए कंप्यूटर लिया, मैंने अपने जो पे करा, क्या वो मैंने कंज्यूम कर लिया उसका बेनिफिट, हाँ मेरे अकाउंट बन गए, मेरे जितने भी अकाउंट बनाने थे वो मेंटेन हो गए। तो मैंने आपसे जो कंप्यूटर लिया उसके बदले में जो 1000 रुपए आपको पे करे, वो 1000 रुपए का बेनिफिट मैंने कंज्यूम कर लिया, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट मेंटेन कर लिया आपके कंप्यूटर के अंदर। That is the main goal. Purchase of a new computer used for business। अब नया कंप्यूटर खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फीस है, और सारी फीस खरीदना एक कैपिटल होता है, क्योंकि कंप्यूटर 1 साल के अंदर बेनिफिट कंज्यूम करेंगे, लंबे टाइम तक ज्यादा कंज्यूम करा जाएगा। यूज ऑफ मोटर व्हीकल, आपने मोटर व्हीकल का यूज करा, हायर फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए आपने उसको किराए पे ले लिया मोटर व्हीकल, एंड पेड एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने बाद आप पेमेंट कर रहे हो। तो हर 6 महीने बाद जब आप यूज करते हो, मान लो आपने एक मोटरसाइकिल ली, मैंने कहा मुझे 5 साल के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, मैंने कहा ठीक है ले जाओ। आपने मुझे अपनी मोटरसाइकिल 5 साल की दे दी, मान लो मेरे को चाहिए, आपने मुझे अपनी मोटरसाइकिल 5 साल की दी, मैं हर 6 महीने में आपको पेमेंट करता हूँ। तो हर 6 महीने यूज करता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ, फिर 6 महीने यूज करता हूँ, फिर पेमेंट कर देता हूँ। जो मैं आप पेमेंट कर रहा हूँ उसका बेनिफिट यूज कर ले रहा हूँ, नहीं कर ले रहा, 1 साल के अंदर मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि हर 6 महीने में पेमेंट करनी है, यहाँ पे लिखा है बट पेड एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में पेमेंट करनी है। तो इसके लिए हम क्या माना जाएगा, इसके लिए वो मोटर व्हीकल के जो मैं पे कर रहा हूँ हायर चार्जेस, मतलब रेंट पे जो कर रहा हूँ मोटर व्हीकल का, वो रेंट चार्जेस क्या माना जाएगा, वो रेंट चार्जेस माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैं हर 6 महीने के अंदर उसको पेमेंट कर रहा हूँ, और मैं एक 6 महीने यूज करता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। मान लो मैंने एडवांस में आपको 6 महीने के 1000 रुपए दिए, मैं 6 महीने यूज करूंगा, फिर 1000 रुपए दिए, फिर मैं से, तो जो मैं पैसा पे कर रहा हूँ उसका बेनिफिट कंज्यूम भी तो कर देता हूँ 1 साल के अंदर, 1 साल तो छोड़ो 6 महीने के अंदर कंज्यूम कर ले रहा हूँ, इसलिए इसको माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में, 5 बार
तो सिंपल सिंपल है। जब मैंने आपको डिटेल में कौन सा बता दिया है तो ये आप क्या आपको बस पढ़ना है, समझना है। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग द कैपिटल रिवेन्यू, आप कैपिटल रिवेन्यू बताना है बस यहाँ पर। कह रहा फ्रेट एंड कार्टेज ऑफ न्यू मशीन, नए मशीन खरीदने पे जो भाड़ा और किराया दिया 150 रुपए का, और इरेक्शन चार्जेस पे गए 500 रुपए के। तो जो भी आप नई मशीन खरीदने पे खर्चा करते हो वो खर्चा माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बात ध्यान रखना, नई मशीन खरीदते टाइम जितना भी खर्चा हो, चाहे वो कोई से भी चार्जेस हो, इरेक्शन चार्जेस हो, फ्रेट चार्जेस हो, कैरेज चार्जेस हो, कोई भी चार्जेस हो, जब तक नई मशीन वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए, मतलब यूज करने के लिए हो जाए, यूज करने से पहले जितना भी खर्चा आपने पे करा, फ्रेट, वेजेस, इंस्टॉलेशन, कोई भी पे करा, परचेज का सारा खर्चा कैपिटल माना जाएगा, उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसलिए बोला फ्रेट एंड चार्जेस एंड टोटल 650, 500 का ये, 150 का ये, 650 हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर माना, क्योंकि इट विल मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि जो मशीन खरीद के लाएंगे वो एक से ज्यादा अकाउंटिंग के लिए चलेगा। सर बता जाते हैं ये तो बता दिया, इलेक्शन चार्जेस क्या होते हैं? उनका हाँ ये भी तो बताना है कि कोई बच्चे को पता नहीं होता इलेक्शन चार्जेस मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस, दूसरा नाम इंस्टॉलेशन चार्जेस का दूसरा नाम इलेक्शन चार्जेस होता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्शन चार्जेस होता है। तो मतलब आप पहले मशीन खरीदे, मशीन खरीदने के बाद आप अपने फैक्ट्री तक लाए, फैक्ट्री तक का लाने का खर्चा फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड कैरेट हो गया, ये हो गया 150 रुपए। फिर आपने कहा लेबरों को कहा मेरी मशीन मेरे फैक्ट्री तक पहुंचा दो, उसको सेटलमेंट कर दो, तो लेबरों को जो वेजेस देते हैं किसको? इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो वो फिक्सेशन चार्ज हो गए 500 रुपए। तो 650 रुपए क्या जाएगा? कैपिटल। Fixture of books value, fixtures of book value 2500 sold of 1600 of at 1600, and new fixture at a value of 4000 रुपए where of pure acquired carriage on a purchase of sold। समझ नहीं आया कुछ? यहाँ मैंने कहा ना समझा, ठीक है। तो फिक्चर्स क्या होते हैं? सबसे पहले समझो, फिक्चर एक मशीन होती है, सब छोटी मशीन होती है, इसको छोटी मशीन होती है दोस्तों, ये इसका यूज करा जाता है। अब ये मशीन आप गूगल पे सर्च करो, लिखना पिक्चर्स, और गूगल पे सर्च करना, इमेज पे जाना, इमेज पे क्लिक करना, आपको दिखेगा एक मशीन होती है छोटी सी। उसका क्या यूज है, क्या करना, हमें कोई लेना नहीं, हमें मानना है फिक्चर एक ऐसी मशीन होती है, छोटी मशीन होती है, छोटी मशीन, इसको हम बोलेंगे एसेट्स। क्या बोलेंगे? एसेट। अब एक एसेट जिसकी बुक में वैल्यू 2500 रुपए है, उसको हमने दे दी 1600 की, मतलब 2500 रुपए की एसेट मैंने 1600 की दे दी, मतलब लॉस में बेच दी। और उसके बदले की एक नई फिक्चर्स खरीदी, नई मशीन खरीदी, नई एसेट खरीदी 4000 रुपए की, और उसमें मैंने 4000 की नई मशीन खरीदी, उसमें मैंने कोई परचेज करते टाइम जो परचेज खरीदी उसमें मैंने कैरेज दे दिया। कैरेज मतलब क्या होगा? कैरेज मतलब हो गया फ्रेट डिटेल लाने तक का खर्चा उस मशीन को, ठीक है, उस फिक्चर्स को। तो उसका मतलब 4000, 2500 की फिक्चर पहले से पड़ी थी, एसेट पहले से पड़ी थी, उसको बेचा 1600 रुपए का। फिर 1600 को बेचने के बाद मैंने 4000 का नया खरीदा, नया खरीदते टाइम मैंने कोई कैरेज दिया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? तेरा तो पढ़ना है यहाँ पर। कह रहा है जो लॉस हुआ, सबसे पहले लॉस की ट्रीटमेंट 900 रुपए, उसको तो हम कैपिटल लॉस बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एसेट को बेचने वाला होने वाला लॉस कैपिटल लॉस होता है ना। एसेट को बेचकर होने वाला लॉस कैपिटल लॉस होता है, और गुड्स को बेचकर होने वाला लॉस इन्वेंटरी लॉस होता है। तो देखो 2500 की मशीन 1600 को बेची तो 900 रुपए का लॉस हुआ, और लॉस क्या हुआ? कैपिटल लॉस। अब जब मैंने नई मशीन खरीदी, नई फिक्चर खरीदा, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पर टोटल कॉस्ट पे जो लाने का खर्चा हुआ, फिक्चर खरीदा, फिक्चर को लाने का जो खर्चा हुआ 100 रुपए, वो भी कैपिटल, वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। 4000 प्लस 40 रुपए कॉस्ट में ऐड। दो ट्रीटमेंट है। पहली ट्रीटमेंट क्या है? जो आपका लॉस हुआ दोस्तों, जो आपका लॉस हुआ, वो लॉस तो हुआ कैपिटल लॉस, ठीक है। जो आपने पुरानी फिक्चर बेचा, पुरानी एसेट बेचकर नई एसेट खरीदा, पुरानी एसेट 2500 की थी, आपने 1600 की बेची, तो जो 900 रुपए का लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस माना जाएगा। साथ में उसके बाद आपने नई पिक्चर खरीदा 4000 रुपए, उसमें 100 रुपए का फ्रेट दिया, कैरेज दिया, मतलब भाड़ा दिया, तो टोटल कितना हो गया? 4100 रुपए। तो 4100 रुपए क्योंकि मशीन फिक्चर के आने तक जितना भी खर्चा होगा फिक्चर की कॉस्ट में ऐड होगा, इतना 4100 रुपए क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। आई बात समझ में? असम ऑफ 400 रुपए स्पेंड ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री, फैक्ट्री में पेंट कराना, मतलब पुताई वगैरह जो पुरानी दिवाली में, हर दिवाली में कराते हैं घरों में पेंट वगैरह, तो एक साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं पेंट को, उसके बाद एक साल बाद तो खराब हो जाएगा, दोबारा कराना पड़ता है, इसलिए क्या माना जाएगा? रेवेन्यू। 800 रुपए स्पेंड ऑन रिपेयर बिफोर यूजिंग सेकंड हैंड कार, कार यूज करने से पहले मैंने तो रिपेयर में खर्चा करा और उसको वर्किंग कंडीशन बनाया, याद आ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले आपने बताया था। कार को यूज करने के लिए, ठीक है, सेकंड हैंड कार को यूज करने से पहले मैंने उस पर 8200 रुपए खर्च करा और उसको वर्किंग परचेज रिसेंटली एंड इट पुट अनयूजेबल कंडीशन, और उसको अनयूजेबल कंडीशन में बनाया, पुट इट इन द अनयूजेबल कंडीशन, मतलब मैंने एक नई सेकंड हैंड कार खरीदी जो अभी कंडीशन नहीं है इसकी यूज कर सकूं, अनयूजेबल है, यूज करने की कंडीशन में नहीं है, अनयूजेबल है, तो मैंने उस पर खर्चा करा, खर्चा करने के बाद वो वर्किंग कंडीशन में आ गया, फिर यूज करने की कंडीशन में आया, तो ये कौन सा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही बात समझ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक एक पॉइंट जो मैंने पीछे बेसिक बताया, अगर आपको एक एक पॉइंट याद है तो वही बातें तो यही पढ़ रहे हैं, वही बातें तो पढ़ रहे हैं, बस
6.81 स्टेट द नेचर कैपिटल रेवेन्यू फ्लोइंग एक्सपेंडिचर व इनकम बाय द विधानता एंड कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है ये कुछ खर्चे आप मुझे बताओ कौन से कैपिटल और कौन सा रेवेन्यू है। अब मुझे आप बताओगे 350 रुपए खर्च करा रिपेयर कराने में सेकंड हैंड मशीन की परचेज करी 3 तारीख को और 200 रुपए पेड करा फ्रेट कैरिज फ्रेट इन कनेक्शन विद एक्विजिशन। खरीदने चाहे आप नई मशीन खरीदो चाहे आप पुरानी मशीन खरीदो, मशीन खरीदने तक का खर्चा से लेकर आपको उसको इंस्टॉलेशन तक के खर्चे तक सारा खर्चा जब तक वो यूज करने तक का नहीं आया। मैंने यहाँ पर मशीन खरीदी दुकान पे, इस दुकान परचेज करी 350 रुपए की, परचेज करा कितने का भी, उसमें मैंने रिपेयर करा 350 रुपए, सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, फिर मैंने इंस्टॉलेशन लाने का खर्चा हुआ। अब वो वर्किंग कंडीशन में आया, वर्किंग कंडीशन में आने से पहले जितना भी खर्चा करा जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो 350 रुपए जो रिपेयर कराया वर्किंग कंडीशन में कब आएगा, जब रिपेयर करा दूंगा पूरे अच्छी तरीके से सेकंड हैंड मशीन को, उसके बाद उसमें खर्चा करूंगा, फ्रेट दिया, कैरिज दिया, भाई लाने का खर्चा दिया, दोनों को जोड़ देंगे 550 रुपए टोटल खर्चा हुआ, तब जाके फैक्ट्री में आई और वर्किंग कंडीशन में हुई, तब जाकर उससे पहले जितना भी खर्चा होगा वो क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इसने लिख दिया रिपेयर एंड कैरिज टोटल जो कर दिया सेकंड मशीन का खर्चा है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर पेड करेंगे। मेरे दोस्तों कह रहा है कि 30,000 रुपए पेड करे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब हो गया रिटायरमेंट के पहले, रिटायरमेंट के लिए हमने 2 एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया, 2 एम्प्लॉय को क्या दिया मेरे भाई, कंपनसेशन दिया 30,000 रुपए का। यार आप हमारा रिटायरमेंट आप छोड़कर जा रहे हो कंपनी को, ये लो 30,000 रुपए। दोस्तों 2 एम्प्लॉय को दिया, रिटायरमेंट हर साल हो सकता है मेरे भाई, रिटायरमेंट क्या हो सकता है, हर साल हो सकता है। जो भी आप एम्प्लॉय को कंपनसेशन दोगे, कंपनसेशन मतलब कुछ कंपनसेट करोगे, कुछ पैसा दोगे, रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी आप पैसा दोगे, अब उसका बेनिफिट तो यूज नहीं कर सकते ना, यूज कर लिया उसका बेनिफिट या नहीं करा, कर लिया। उस आप मेरी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, मैंने आपका बेनिफिट 10 साल यूज करा, 10 साल आपको कंज्यूम करा, आपका बेनिफिट सारा आपसे काम करवाया, उससे प्रॉफिट कमाया। अब मैं आपको रिटायरमेंट के टाइम में आपके 30,000 पे देता हूँ, क्या वो 30,000 जो आपको दे रहा हूँ वो उसका बेनिफिट 30,000 का बेनिफिट मैं ले चुका हूँ, ले चुका हूँ। इसका मतलब ये रिवेन्यू है, इसका बेनिफिट आप फर्दर मोर अब ये कर लोगे, जो 30,000 दिया अब वो छोड़ के चले जाएगा, अब वो छोड़ के चले जाएगा तो उस एम्प्लॉय को जो 30,000 दे रहे हो क्या उस 30,000 का बेनिफिट आगे यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब उसका यूज कर चुके हैं, इसलिए रिवेन्यू है, कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका बेनिफिट कंज्यूम कर चुके हैं, अब आगे कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। मोर देन 1 ईयर नहीं होगा, 1 साल के अंदर कंज्यूम कर चुके होंगे, इसलिए 30,000 रुपए देकर खत्म कर दिया। आया समझ में, ये बोला कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। क्या रहा है 150 रुपए पेड इन कनेक्शन विद चार्जेस ऑफ गुड्स परचेज करने पे जो भी खर्चा करा जा रहा है कैरिज, मैंने कहा एसेट खरीदते टाइम जो भी खर्चा होगा, एसेट जब तक फैक्ट्री में ना पहुंचे उससे पहले जितना भी खर्चा होगा वो कैपिटल मान जाएगा। तो गुड्स के केस में ऐसा बोला, गुड्स के केस में जितना भी खर्चा करोगे वो सब रिवेन्यू माना जाएगा। दोस्तों क्या माना जाएगा, रिवेन्यू माना जाएगा। तो गुड 150 रुपए पेड करा कैरिज, गुड्स को लाने तक का खर्चा, क्योंकि गुड्स बेचोगे, गुड्स बेचकर रिवेन्यू इनकम होगी तो रिवेन्यू खर्चा होगा उसको खरीदने में। तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल अभी मैंने आपको समझाया था पिछली बार में कि रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल या तो वो गुड्स को यूज करने बेचने के लिए हो या तो एसेट को बनाने के लिए हो। अगर गुड्स को बेचने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा गया है, जो भी पे करा है या कैरिज दिया गया है वो रिवेन्यू माना जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या, कब रिवेन्यू क्या कैपिटल, रेवेन्यू कब माना जाएगा, जब गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीदने में जो भी खर्चा होगा रेवेन्यू माना जाएगा कि उसको बेचकर रेवेन्यू इनकम होगी। तो क्या 1 साल के अंदर बेच देंगे ना, 1 साल से ज्यादा रेवेन्यू तो ना लेंगे, ठीक है। कह रहा 220,000 पे कस्टम ड्यूटी पे करी। कस्टम ड्यूटी का टैक्स होता है जब मैं किसी बाहर देश से माल इंपोर्ट कराता हूँ अपने देश में लाता हूँ, मैंने बाहर देश से कुछ सामान खरीद के अपने देश में लाया तो इंडिया वाले उस पर टैक्स लगाएंगे, कहेंगे बाहर देश से खरीद के लाए तो हमें भी टैक्स दो, तो दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी मतलब क्या होता है, टैक्स होता है, टैक्स ऑन गुड्स। ड्यूटी का मतलब क्या हुआ, याद रखना, ड्यूटी तब यूज होती है जब टैक्स लगता है किस पे, ऑन गुड्स पर, गुड्स पे जब टैक्स लगता है होता है ड्यूटी। तो 20,000 रुपए का मैंने टैक्स भरा कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट करा एक मशीन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन, फैक्ट्री मतलब मशीन खरीदने पर जो भी आप टैक्स पे करो। मैंने कहा मशीन खरीदते टाइम आपने रेंट दिया, सॉरी आपने फ्रेट दिया, आपने कैरेज दिया, आपने इंस्टॉलेशन कराया, आपने फैक्ट्री तक का आने तक का खर्चा। मैं वही बात एक ही बात बार बार कहूंगा, जब तक फैक्ट्री में ना आ जाए और यूज होने लग जाए उससे पहले कुछ भी दिया हो, किसी भी नाम का दिया हो, वो कैपिटल माना जाएगा मशीन पे। चाहे आप टैक्स भरो, चाहे फ्रेट दो, चाहे आप इंस्टॉलेशन कराओ, चाहे बेची दो, कुछ भी करा लो, फैक्ट्री में आने से पहले जितना भी खर्चा होगा वो उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, उसकी कॉस्ट में ऐड होगा मशीन। तो इसको क्या माना जाएगा दोस्त, इस वाले पॉइंट को कैपिटल। देखो यहाँ पर पहले वाले में रिवेन्यू था, दूसरे वाले में मशीन वाले पे कस्टम ड्यूटी वाले पे कैपिटल। जो भी कस्टम ड्यूटी आप पे करो 20,000 में वो कैपिटल मानी जाएगी। इसके बाद क्या रहा है कि भैया अच्छा दो बातें यहाँ पर, दो बातें यहाँ पर, एक और चीज है यहाँ पर, दो चीज थी।
करंट ईयर में हमने 6,000 रुपए पेड करा इंपोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और रॉ मटेरियल क्यों खरीदते हैं? कच्चा माल इसलिए खरीदा जाता है कि उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करो, प्रोसेस करके गुड्स बनाए, उसको बेच दें। तो गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल यहाँ कहीं नहीं लिखा, जो रॉ मटेरियल खरीदा वो अपने एसेट बनाने के लिए लिखा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और ये बता रहा है कि रॉ मटेरियल खरीदा गया है, उस पर खर्चा हुआ है, तो वो रेवेन्यू मानना है हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन बताएगा आपको कि जो रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है वो एसेट को बनाने के लिए खरीदा जा रहा है, ये बताएगा, तभी कैपिटल मानना है। अगर ये ना बताए कि गुड्स जो रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है उस पर जो खर्चा हो रहा है, चाहे फ्रेट का, चाहे इंस्टॉलेशन का, कुछ भी खर्चा हो रहा है, वो हमेशा ये मानकर चलेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है वो गुड्स के लिए खरीदा हो, क्योंकि रॉ मटेरियल बच्चे हमेशा गुड्स के लिए करते हैं। कभी कभी होता है जो अपने लिए होता है, पर हमेशा जनरली गुड्स के लिए होता है। तो गुड्स के लिए रॉ मटेरियल खरीदते टाइम मैंने कुछ इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, इंपोर्ट मतलब कस्टम ड्यूटी, टैक्स पे करा 6,000 रुपए का, ये टैक्स क्या माना जाएगा? यह टैक्स रिवेन्यू माना जाएगा, क्योंकि गुड्स खरीदने तक के खर्चे, गुड्स वाले गुड्स को खरीदने पे खर्चा हुआ तो रिवेन्यू, और एसेट खरीदने पे खर्चा हुआ तो कैपिटल। तो यहाँ पर देखो कस्टम ड्यूटी वाला जो कैपिटल है मशीन खरीदने में, और इंपोर्ट ड्यूटी जो पे करी रॉ मटेरियल खरीदने पे वो रिवेन्यू मान लो। आया समझ में? और 18,000 रुपए इंटरेस्ट है एक्रूड, कमा लिया पर मिला नहीं। ड्यूरिंग द, अच्छा पे करना था एक्रूड तो टर्म लोन, टर्म लोन का मतलब एक पीरियड, टर्म मतलब होता है पीरियड लोन, मतलब आपने 10 साल के लिया है, 1 साल के लिया है, 2 साल के लिए लोन लिया है। obtain and utilize for the construction of factory building and purchase the machinery, however the production has not commenced till the last date of the accounting year। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ मेरे भाई कि मैंने एक लोन लिया था, उस लोन से मैंने खरीदी भैया, मैंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया, फैक्ट्री बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया, मैंने किसी से लोन लिया, मान लेते 10 लाख रुपए का, उससे मैंने फैक्ट्री का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया और साथ ही साथ मैंने एक मशीनरी खरीदी। However, the production has not commenced till the last date of, इस साल कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ उस मशीन से, उस बिल्डिंग से, मतलब फैक्ट्री अभी बनकर तैयार नहीं हुई, बन रही है, वर्किंग प्रोग्रेस में, मशीन अभी खरीद ली है, पर फैक्ट्री बनेगी, फिर मशीन सेट होगी, उसके बाद प्रोडक्शन होना चालू होगा, मतलब इस साल तक कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, लिखा है however production has not commenced till the last date of the accounting year, इस साल के अकाउंटिंग ईयर में प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब उस लोन पे मैंने दे दिया इंटरेस्ट, उस लोन में मैंने क्या दे दिया? इंटरेस्ट। तो मेरे दोस्तों जो आपने लोन लिया था, समझो पहले, जो आपने लोन लिया था क्या खरीदने के लिए? मशीन खरीदने के लिए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराने के, तो ये लोन जो लिया गया है, ये लोन पे अगर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो ये इंटरेस्ट क्या माना जाएगा? कैपिटल रिवेन्यू, कैपिटल माना जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट है। लोन लिया, लोन पे जो खर्चा हुआ कॉस्ट मानी गई नहीं है, जेब से गया नहीं गया खर्चा है, और ये खर्चा कैपिटल मानूंगा, क्योंकि ये खर्चा वो तभी हुआ जब मैंने लोन लिया और उससे कंस्ट्रक्शन कराई, तो कंस्ट्रक्शन का खर्चा माना जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तब तक नहीं होती जब तक लोन लेता, और लोन लिया तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट किसकी आ गई? कंस्ट्रक्शन की, और परचेस होगा कंस्ट्रक्शन की। तो मशीन खरीदते टाइम और कंस्ट्रक्शन खरीदते करते टाइम कोई लोन लिया गया है और उसमें कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो ये देखना जो इंटरेस्ट पे हुआ वो किस वजह से हुआ? कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन और मशीन खरीदने के लिए, तो वो इंटरेस्ट क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लो भाई, लो क्लास में देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, प्री कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन कराने से पहले जो इंटरेस्ट पे करा गया है वो कैपिटल माना जाएगा। आई बात समझ में? क्या भैया नीचे पॉइंट दे रखा है, इसके आंसर बता दो। मैंने कहा ठीक है, बता देते। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग आइटम रिलेटेड टू पार्वती शुगर मिल लिमिटेड द कैपिटल रिवेन्यू, क्या है कैपिटल रिवेन्यू बताओ रीजन देने के बाद, रीजन के साथ। 50,000 रुपए रिसीव्ड हुए फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग 10,000 रुपए बाय द वे ऑफ प्रीमियम। दोस्तों ये ना आगे अगर आपने 11th क्लास के अंदर कंपनी अकाउंटिंग सीखा है तो आप ये आराम से समझ लोगे कि मैंने एक शेयर बेचा, मेरी कंपनी ने शेयर बेचा, इशू करा, उसमें मैंने 50,000 मिल गए और 10,000 मैंने प्रीमियम का मांगा। अब क्या होता है, कभी कभी कंपनी की जो गुडविल होती है काफी अच्छी होती है, कंपनी कहते हैं भाई 40,000 का शेयर है, 50 का देंगे, ले लो। आपने कहा हम ले लेंगे, तो जो 40,000 का शेयर था वो तो 40,000 रुपए जो आए वो तो ठीक है, और उसके अंदर जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया वो गुडविल के नाम पे लेते हैं, प्रीमियम बोलते हैं इसको, प्रीमियम पर बेच दिया शेयर को। तो 40,000 के शेयर की वैल्यू थी तो उसको बेच कितने का दिया? 50,000 का, तो 10,000 प्रीमियम के। तो इस केस के अंदर जो 40,000 पे कॉस्ट, देखो प्रीमियम जो हुआ वो तो उसका अलग है, जो 40,000 पे कॉस्ट थी दोस्तों उसको कैपिटल से मान लेंगे, और जो 10,000 का है वो प्रॉफिट हो गया। देखो हमारा जो कॉस्ट थी, शेयर की जो वैल्यू है मार्केट में 40 की है, मेरी कंपनी की गुडविल काफी अच्छी है, तो मैंने 40 की गुड्स डाली थी, जो शेयर थे मैंने 50 में बेच दिए, तो मैंने 40 के गुड्स कितने बेच दिए? 40 के शेयर कितने बेच दिए? 50 के बेच दिए। तो जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ उसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट, और शेयर इशू करना दोस्तों क्या होता है? कैपिटल
रिसिप्ट होता है। क्यों? क्योंकि शेयर आप कंपनी के अंदर आपने वन टाइम पैसा लगाया, आप बार बार नहीं लगाओगे, एक बार पैसा दे दिया, अब जिंदगी भर जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो पैसा रहेगा। तो शेयर क्या होता है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप कंपनी के अंदर पैसा लगाते हो वन टाइम, तो मुझे भी तो वन टाइम पैसा मिला, तो रिसिप्ट क्या एक बार हुई, रेगुलर बेसिस पर होगा? क्या रोज शेयर बेचूंगा? रोज शेयर बेचना मेरा काम है कि एक बार पैसा शेयर बेचा क्योंकि पैसा चाहिए था मुझे? शेयर कब इशू करा जाता है? जब मुझे फंड की जरूरत होती है, जब मुझे पैसों की जरूरत होती है ना कंपनी के अंदर, तब मार्केट में शेयर इशू करा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो शेयर जब इशू करा जाता है जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, तो कंपनी एक ही बार शेयर इशू करती है लाइफ टाइम में, एक बार, दो बार, तीन बार कर लेती है जब पैसे की जरूरत होती है। तो यह है वन टाइम, एक बार पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। जो बार बार पैसा मिलेगा वो क्या होगा? रिवेन्यू रिसिप्ट। जो वन टाइम मिलेगा वो क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, मैंने एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदी 60,000 रुपए की। अच्छा, इसका आंसर देख लो, देखो 40,000 तो क्या माने जाएंगे? कैपिटल रिसिप्ट, जो शेयर का पैसा था, और 10,000 जो एक्स्ट्रा ले लिया प्रॉफिट के नाम का, वो कैपिटल प्रॉफिट पे लिख देते हैं। 40,000 रुपए रिसिप्ट जो शेयर इशू करे थे उसको कैपिटल रिसिप्ट मानो, और जो प्रीमियम आया था 10,000 को एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उसको कैपिटल प्रॉफिट मानो। परचेज करा एक एग्रीकल्चर लैंड मिल फॉर अ मिल 60,000 रुपए की, एंड 500 रुपए पेड फॉर लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू होता है टैक्स। लैंड रिवेन्यू क्या होता है? टैक्स ऑन लैंड। जब आप लैंड खरीदते हो तो लैंड पे टैक्स देते हो, तो स्टैंप ड्यूटी भी तो वही होता है, वो तो प्रॉपर्टी पे। जब अपनी लैंड अपने घर के लिए या एग्रीकल्चर के लिए खरीद रहे हो, वो अपने घर बनाने के लिए खरीदते हो, पर्सनल के लिए खरीदते हैं, रेसिडेंस के लिए खरीदते हैं, या एग्रीकल्चर के लिए खरीदते हो, तो एग्रीकल्चर के जब लैंड खरीदते हो तो उसमें एग्रीकल्चर में लैंड टैक्स देना पड़ता है, उस टैक्स को बोलते हैं लैंड रिवेन्यू। ठीक है, गवर्नमेंट को फॉर अ पीरियड ऑफ आफ्टर परचेज। परचेज करने के बाद हमने लैंड रिवेन्यू दिया, टैक्स दिया। तो मैंने 60,000 रुपए की लैंड खरीदी दोस्तों। इस केस के अंदर आगे देखो क्या लिखा हुआ है। क्या जो आपने लैंड खरीदी है वो तो आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट जो 500 रुपए आपने लैंड रिवेन्यू दिया, हर महीने हर साल कुछ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जो लैंड खरीदते हैं, लैंड खरीदने में आपकी एनुअल इनकम होती है। वैसे तो एग्रीकल्चर लैंड पे होने वाली इनकम वो टैक्स माफ होता है, एग्रीकल्चर इनकम लैंड पे क्या होती है? माफ होती है। पर जो कंपनी मिल्स होती है, जो ना एग्रीकल्चर लैंड खरीदती है, कभी कभी वहां पर गवर्नमेंट क्या लेती है? लैंड रिवेन्यू लेती है, मतलब कुछ छोटा मोटा टैक्स ले लेती है कि हाँ चलो ये है। ठीक है, तो वो लैंड रिवेन्यू हर बार लेना पड़ता है, हर बार देखिए कंपनी को देना पड़ता है 500 रुपए प्रीपेड एज रिवेन्यू। तो 500 रुपए जो लैंड रिवेन्यू है दोस्तों, लैंड रिवेन्यू क्या होता है? टैक्स होता है ऑन लैंड। ठीक है, तो लैंड रिवेन्यू क्या होता है? क्रिमिनल टैक्स होता है, जो कि लैंड, देखो मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपने एक लैंड खरीदी, ठीक है, इसको आपने एग्रीकल्चर करने खेती बाड़ी करी, खेती बाड़ी करने के बाद आपने इसको बेचा, सारी जो वेजिटेबल्स उसको बेचा, बेचने के बाद आपको इनकम हुई, तो क्या गवर्नमेंट कहती है जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, एग्रीकल्चर करने में जो इनकम कमा रहे हो उस रिवेन्यू पर हम भी थोड़ा दे देना, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और जो थोड़ा है वो 500 रुपए ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू टैक्स होता है जो पर्सन एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के बाद उस पे उन्होंने क्या इनकम रिवेन्यू कमाई, उन्होंने क्या करा, उस पे रिवेन्यू कमाया, उस रिवेन्यू पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो होता है लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू इज टैक्स ऑन द रिवेन्यू ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम अगर होगी तो उस पर आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट जो भी स्टेट की गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा टैक्स भरना पड़ता है, वो अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग हिसाब है। तो लैंड रिवेन्यू क्या होता है? जब भी आप कोई लैंड खरीदते हो उस पे क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम कमाओगे, एग्रीकल्चर रिवेन्यू होगा, उस रिवेन्यू पे थोड़ा टैक्स भी दे देना, 500 रुपए का लिया बस। तो 60,000 रुपए की लैंड ली तो वो तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड लेना, और 500 रुपए का जो टैक्स भरा आपने वो क्या? रिवेन्यू। क्योंकि जब जब आप रिवेन्यू कमाओगे तब तक आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा, और सालाना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या रहा है? 5,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीडब्ल्यूडी फॉर इंप्रूविंग रोड एंड शुगर प्रोडक्शन एरिया। क्या है कि भैया देखो, पीडब्ल्यूडी मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने कहा कि भाई देखो, पीडब्ल्यू कौन होता है? जो रोड वगैरह बनाते हैं, रोड की कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, लोकल अथॉरिटी। आपकी हर जगह पर होगी, अलग अलग नाम होते हैं। पीडब्ल्यू होते हैं जो रोड्स वगैरह बनाते हैं, डिवाइडर बनाते हैं, ब्रेकर बनाते हैं, जो रोड्स का मेन काम करते हैं, लोकल अथॉरिटी जो होती है अलग अलग स्टेट्स की। 5,000 रुपए हमने क्या करा? कॉन्ट्रीब्यूट करा कि भाई मैं आपकी तरफ से 5,000 रुपए दे रहा हूँ। तो इसको बोला जो 5,000 रुपए हमारा आप पीडब्ल्यू दिलवा लो, आप लोकल अथॉरिटी जो कि रोड बनाते हैं, मैंने आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी ने 5,000 आपको कंट्रीब्यूट कर दिया। सर मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन ले लो, 5,000 रुपए एज अ डोनेशन ले लो कि आप मेरी तरफ से 5,000 रुपए लगा देना रोड बनाने में। मैंने कहा, आपने कहा ठीक है ओके। जो मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, क्या वो 5,000 का बेनिफिट आप लंबे टाइम तक उठाओगे? रोड बनाने में 1 साल में खत्म हो जाएगा? सर 1 साल में खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 5,000 का कोई इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी ना है, 5,000 तो ऐसे खत्म हो जाएगा। 5,000 की तो अगर 100 ईट नहीं आएगी, महंगी होगी, ईट भी महंगी हो गई सर, ब्रिक नहीं आएगी 5,000 की हो, तो उसके मतलब क्या वो छोटा मोटा खर्चा है। इसलिए मैंने इसको बोला रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोला? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू पीडब्ल्यूडी ट्रीटेड एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे कह रहा है 40,000 रुपए आपने एक्साइज ड्यूटी दी। पहले देखो ये ना पुराना हो गया, पहले क्या होता था? पहले एक्साइज ड्यूटी होती थी, कस्टम होता था, आपने कभी नाम सुना होगा। अब ये बदल के क्या हो गया? कन्वर्ट होता है जीएसटी के अंदर। एक्साइज ड्यूटी तब लगती थी बेटा जब आप फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते थे, फैक्ट्री के अंदर गुड्स बनाते थे, और गुड्स बनाने के बाद जैसे फैक्ट्री से बाहर निकालते थे वहां पर टैक्स लगता था।
दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी? जब आप फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करते थे, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करने का जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकाला आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। बाहर निकालते ही, हाँ बाहर निकालते ही टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, फिर जब बेचोगे फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ तो दो टाइम टैक्स पे करना पड़ता है। एक फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग करने से जैसे गेट के बाहर गया, गेट के बाहर जाते ही टैक्स दो, एक्साइज ड्यूटी। फिर जब बेचोगे तो वैट रखता था, वैट सीएसटी, तो वो देना पड़ता। अब ये सारा चीज कन्वर्ट होकर जीएसटी बन गया है। तो मैं इसको एक्साइज ड्यूटी को काट कर लिख देता हूँ जीएसटी। आपने जीएसटी पे करा शुगर मैन्युफैक्चरिंग, आपने मैन्युफैक्चरिंग करी शुगर, और जैसे फैक्ट्री से बाहर निकाला आपने जीएसटी पे कर दिया। अब ये जीएसटी बदल चुका है ना। तो 40,000 पे जब आप जीएसटी दोगे तो जीएसटी देना एक ही बार दोगे, वन टाइम लाइफ टाइम के लिए। जब जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे तब तक जीएसटी भरना पड़ेगा। जब जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे तब तक आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और वो हमने बोला आपके पास जो जीएसटी काट दो, आप जीएसटी 40,000 शुड बी ट्रीटेड एज इवेंट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि जब जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तब तक आपको जीएसटी भरना पड़ेगा गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटीज को बोलते हैं। और कहा कि 70,000 पे कंसेशन, कंसेशन आते ही कैपिटल है, कंसेशन आते ही कैपिटल है। स्टेट द रीजन the following are the capital expenditure, revenue expenditure. Can expect income in the connection of obtaining a license for starting a factory. फैक्ट्री का लाइसेंस एक्वायर करने के लिए, भाई देखो एक फैक्ट्री खोलना चाहते हो आप तो गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि भाई रियली फैक्ट्री खोलना चाहते हो। तो जो लाइसेंस आप लेते हो ना वो वन टाइम चार्ज होते हैं। एक बार लाइसेंस लिया फिर कभी जिंदगी में नहीं देना पड़ता। तो वन टाइम चार्जेस होते हैं, लाइसेंस लिया खत्म, तो ये होगा वन टाइम। तो ये लाइसेंस जो मैंने खर्चा हुआ, ये लाइसेंस का बेनिफिट लंबे समय तक उठाओगे। हाँ 3-4 साल बाद आपको लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है, वो अलग चीज है। पर लाइसेंस एक बार 10,000 रुपए वन टाइम पेमेंट करती है, लंबे टाइम तक चलता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो लाइसेंस के लिए जो 10,000 रुपए करा वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, एक साल से ज्यादा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1,000 रुपए पे करा फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक इन अ न्यू साइट। मैंने कहा भाई देखो नई साइट के अंदर मेरे को रिमूव करना है स्टॉक, तो मैंने कहा स्टॉक अभी बताओ ये वन टाइम है, सॉरी ये बार कह रहा हूँ कि 1,000 रुपए जो मैंने खर्च करे कि मेरे को मेरी नई साइट है, नई साइट मतलब नई जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पर एक स्टॉक पड़ा है, मैंने कहा इसको हटा दो इसको। तो मैंने लेबर को बुलाया, मैंने कहा भाई इसको हटा दो। तो मैंने जो 1,000 रुपए छोड़ को 1,000 रुपए दे दिए मैंने लेबर को, मैंने कहा भाई इसको हटा देना और तुम नई जगह पर डाल देना, मेरे फैक्ट्री के अंदर पहुंचा देना। तो ये जो हो गया ना रेवेन्यू नेचर का हो गया। क्योंकि देखो नई साइट पर मान लो आपको बिजनेस कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, आपका बिजनेस कैसा है कंस्ट्रक्शन, तो आपको नई साइट मिलेगी, नई साइट का मतलब नया काम मिलेगा, नई कंस्ट्रक्शन साइट होगी अलग अलग, तो वहां जाके आप इधर से उधर भेजोगे, इधर से उधर भेजोगे। तो ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन क्या है, आपका स्टॉक बच चुका है, बच के आपके बाद में कहा भाई फैक्ट्री के अंदर पहुंचा दो। ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन तो हो गई उसके बाद बच गया आपके पास स्टॉक, तो आपने क्या करा आपने फैक्ट्री के अंदर पहुंचा दिया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ये होता रहता है खर्चा, नॉर्मल नेचर का खर्चा है। अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो ये खर्चा होता रहता है दोस्तों, ठीक है। इसको क्या बोला 1,000 रुपए, देखो कह रहा 1,000 रुपए रिमूवल ऑफ स्टॉक इन अ न्यू साइट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज़ इट इज नॉट एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट इट रिक्वायर्ड टू स्टार्टिंग द बिजनेस ऑन अ न्यू साइट, ठीक है। क्या बोला भाई, ये दो चीज हो गई, एक तो रिमूवल हो गया कि भाई मेरे फैक्ट्री के अंदर पड़ा था, मैंने नई साइट के अंदर रिमूव करा, नई साइट के अंदर भेज दिया, यार नई साइट के अंदर मैंने फैक्ट्री के अंदर भेजा। दो चीज होती है रिमूवल में। रिमूवल की तीन चीज होगी, दो चीज होगी। पहली चीज क्या होगी कि फैक्ट्री के अंदर मेरा सामान पड़ा था स्टॉक, मैंने उसको नई साइट के अंदर भेज दिया, ये भी एक रिमूवल हो गया। या नई साइट के अंदर बच गया फैक्ट्री के, दोनों ही रिमूवल क्या होगी रेवेन्यू होगा। क्योंकि देखो फैक्ट्री के अंदर रिमूव करने, फैक्ट्री मेरे पे साइट पे पड़ा, मेरी एक फैक्ट्री है उसके अंदर मेरा माल पड़ा था, फैक्ट्री है, वो मटेरियल मैंने उठाकर नई साइट पर डाल दिया, तो ये जो खर्चा हुआ ये मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन होने से पहले हो गया, उसको बोलते रेवेन्यू। कंस्ट्रक्शन के टाइम जो खर्चा होगा वो माना जाएगा। तो इसलिए वही लिखा है कि ये ना जो आप इधर से उधर भेज रहे हो, ये इधर से उधर भेजना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। बच गया तो आपने भेज दिया, नहीं बचा तो नहीं भेजते, इसको बोला रेवेन्यू, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, रेवेन्यू बोलेंगे, क्योंकि ये कैपिटल है। क्या लिखा है, इट नॉट इनहैंसिंग द वैल्यू, एसेट की वैल्यू को इनहैंस नहीं करा। एक जगह से दूसरे का भेजने पे क्या एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ एक मटेरियल खरीदा, उसको एसेट, उसको कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर लगाया, ईंट खरीदी और ईंट को बिल्डिंग पर लगाया, तो वो एक जगह से दूसरे का भेजने पे जो खर्चा हो वो नहीं माना जाएगा। मैंने ईंट खरीदी, मैंने ब्रिक खरीदी मान लो 10 लाख रुपए की, 10 लाख की ईंट खरीदने मैंने एक जगह से दूसरी जगह भेजा, तो जो भेजने का खर्चा है क्या वो कंस्ट्रक्शन में वैल्यू एसेट की वैल्यू बढ़ा रहा है। मैं इधर से भेजता रहूंगा, इधर से भेजता रहूंगा, कैसे मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं बचेगी। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं आया समझ दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि मैंने मान लेते 1 लाख की ईंट खरीदी, मेरी साइट पर खरीदी, तो 1 लाख रुपए की जो ईंट खरीदी है अब मैंने उसको नई साइट पर ट्रांसफर कर दिया, रिमूव कर दिया, नई साइट पर भेज दिया। अगर मैंने इसको नई साइट में भेजा तो जो भेजना खर्चा होगा, ये खर्चा जो हुआ मान लो 10,000 का खर्चा हुआ, ये 10,000 का खर्चा रिवेन्यू माना जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की एसेट, अब ये खर्चा हुआ, इससे कंस्ट्रक्शन कहाँ हुई, कंस्ट्रक्शन तब होगी जब मैं ईंट लगाऊंगा, तो वो जो 1 लाख रुपए ईंट खरीदने के लिए जो 1 लाख रुपए खर्च करा था वो कंस्ट्रक्शन में लगेगा ना। तो ये भेजने का खर्चा हुआ है कंस्ट्रक्शन में लगेगा, इसलिए कहा ये भेजने का खर्चा एसेट की वैल्यू को एनहांस नहीं करता, ये रेगुलर नेचर खर्चा हो, ये 10,000 भेजना पड़ता है, इसको रिवेन्यू मानो, उसको पीएल में डालो, उसको कॉस्ट में ऐड मत करो, छोटा मोटा खर्चा इसको पीएल में डालो, ये बोलो, इसलिए इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मैंने कहा 2000 पे रिंग एंड पिस्टन ऑफ एन इंजन। देखो गाड़ी के इंजन में रिंग एंड पिस्टन लगती है, आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं पता क्या होती है रिंग एंड पिस्टन, क्योंकि हमें हम गाड़ी के कारीगर थोड़े ना है भाई। होता होगा कुछ इंजन के अंदर कुछ लगता होगा, अब लगता होगा तो रिंग एंड पिस्टन लगा, जिसमें चेंज करा हमने, पुराना लगा था हमने, नया बदले खराब हो गया था, उसमें हमारे 5000 रहेगा और गाड़ी क्या होगी, फुल एफिशिएंसी होगी, बढ़िया हो गया एक तरीके से कि गाड़ी की एसेट की वैल्यू एनहांस ही नहीं हुई। इसको बताओ ये क्या माना जाएगा? सर ये एसेट की इनहेंस तो हुई, पर ये सर्विसिंग में आ गया ना दोस्तों। किसमें आ गया? सर्विसिंग। गाड़ी की सर्विस तो आपको हमेशा करानी पड़ती है। क्या गाड़ी खरीदते टाइम करा था, या गाड़ी खरीद चुके उसके बाद आप ये सर्विस करा रहे हो उसके बाद, इसलिए इसको रिवेंटिव बोला गया। दोस्तों दोबारा समझो, इंजन की कोई सर्विस होती है तो यार आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो उसको गाड़ी आपने आपकी फैमिली मेंबर में किसी ने गाड़ी खरीदी होगा, उनसे पूछना कि टाइम टू टाइम गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है, तो उसमें चेंजमेंट होता रहता है, चेंज कराना पड़ता है। तो वो जो 5000 पे है, बड़ी गाड़ी से इफिशिएंसी हो जाए, पर गाड़ी खरीदते टाइम जो खर्चा होगा तभी कैपिटल है, खरीदने के बाद जो रिपेयर मेंटेनेंस कराया, सर्विस कराई, वो रिवेन्यू माना जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया था कि 5000 पे जो रिंग एंड पिस्टन खरीदते टाइम उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला, बिकॉज ये इफिशिएंट तो कर दिया है, पर ये गाड़ी की इंजन को कैपेसिटी को नहीं बढ़ा रहा, बस क्या है, इफिशिएंसी दे रही है, बढ़िया। मैंने इंजन चेंज करा, इंजन थोड़ा सही चल गया, बस इफिशिएंट करी, कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा। अभी 10 साल है तो 20 साल काम चलने जाएगा, बस थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि रहेगा, पर 1-2 साल हो जाएगा। एक साल मतलब आप टाइम टू टाइम सर्विस करा दो तो आपकी गाड़ी 1 साल एक्स्ट्रा चल जाएगी, लंबे टाइम तक चलेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, 2000 रुपए। अच्छा ये तो आंसर है। 2000 पे आपने लॉयर को दिए फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेम अगेंस्ट द फैक्ट्री साइड बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ, दे शुड बी नॉट सक्सेसफुली और द सूट पास नॉट सक्सेसफुली। क्या होगा तेरे ध्यान सुनो। मान लो मेरा एक पर्सन प्लेंटिफ किसे कहते हैं? प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो हमारे पे केस ठोकता है। मेरा एक पर्सन है, एक पर्सन आपने मेरे पे केस डाल दिया, क्या भाई इसकी फैक्ट्री यहाँ, उस फैक्ट्री से पोल्यूशन बहुत निकल रहा है, मेरे को दिक्कत है। मैंने एक लॉयर को बुलाया, मैं तो केस लाके लड़ूंगा नहीं, मैंने लॉयर को हायर करा, लॉयर को मैंने 2000 रुपए दिए और मैं केस हार गया, हार का दिए कोई बात नहीं। जो लॉयर को आपने 2000 रुपए दिए वो क्या है, वो मुझे बताओ, वो क्या है, वो रेवेन्यू है क्या, पहले बताओ इसको। ठीक है, दोबारा समझा दो एक बार क्या है। चलो 2000 रुपए मैंने लॉयर को फीस दी कि तू मुझे डिफेंड कर दे कि जो भी सूट क्लेम हुआ मेरे अगेंस्ट, मेरी फैक्ट्री के अगेंस्ट, साइड बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ कौन होते हैं? वो पर्सन जो केस करते हैं। आपने अगर मेरे पे केस करा तो आप हो प्लेंटिफ में हो गया डिफेंडेंट। ठीक है, मैं डिफेंडेंट हो गया, आप प्लेंटिफ हो गया, आपने मेरे पे केस करा क्योंकि आपको मेरी फैक्ट्री से पोल्यूशन निकला था, आपको प्रॉब्लम होती है, आपने केस कर दिया और वो जो सूट करा पहले वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जो मैंने लॉयर को फीस दी दोस्तों वो क्या हुआ मुझे बताओ। चलो वो क्या हुआ, आप इधर पढ़ो। देखो 2000 रुपए जो आपने डिफेंडिंग के लिए लॉयर को फर्म को एसेट को बचाए, उसको क्या हुआ सर, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा मुझे बताओ सर। आपने जो लॉयर को पैसे दिए, क्या लॉयर का बेनिफिट आपने 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लिया? हाँ। सूट फाइल करा, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, हार गए केस, 1 साल के अंदर हम हार गए। सर मान लेते आपने कैसे मान लिया? देखो मेरे को जब नहीं बताया, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि सर ये फाइल जो केस फाइल हुआ 1 साल के अंदर, क्योंकि फेल हो गया ना, अगर केस चलता तो लंबा चलता, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि 1 साल के अंदर केस खत्म हो गया होगा और लॉयर को जो फीस दी उसका बेनिफिट मैंने कंज्यूम कर लिया होगा। तो 2000 में जो लॉयर को दिया उसका बेनिफिट मैंने कंज्यूम कर लिया और विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लिया। इस खर्चे को क्या मान लूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, और मैंने कहा देखो मैंने सिखाया था 10,000 रुपए अगर एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो तो वो होगा रिवेन्यू। एस 26 याद है आपको पास इंटेंजिबल एसेट। तो ये आप 10,000 रुपए आपने एडवर्टाइजमेंट करी, रिवेन्यू इसको क्वालिफाइड रिवेन्यू भी कह सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं आता, रिवेन्यू क्या में आपको बताया। ये तो पता है मैंने आपको पहले सिखाया है। ठीक है, अब फैक्ट्री अभी सिखाया इसी क्लास में। अब फैक्ट्री सीट पर कंस्ट्रक्टेड और जैसी कंस्ट्रक्शन आया 10,000 रुपए का, फिर आगे बढ़ना 1 लाख का कंस्ट्रक्शन कराया, ठीक है 1 लाख का आपका कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कराते हैं, किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन कराते कैपिटल है। असम ऑफ 5,000 रुपए हैज बीन इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट। एक हट बनाया, देखिए याद है बड़े बड़ी कंस्ट्रक्शन तो बगल में आर्किटेक्ट अपने काम करने के लिए हट बनाते, छोटे छोटे घर बना लेते हैं टेम्परेरी बेसिस के लिए। तो वो चीज क्या है सर, वो चीज का क्या होगा? तो मैंने यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री सेट, आपने कंस्ट्रक्शन करी फैक्ट्री की 1 लाख रुपए, वो कैपिटल माना जाएगा। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हटिंग इज आल्सो कैपिटल। सुनो मेरी बात, जब वो कंस्ट्रक्शन चलेगी, आपको एक बहुत 50 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, अब बिल्डिंग बनाने के लिए एक जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो लेबर होते हैं, खाना वाना खाने के लिए छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं साइड में कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन तो टेम्परेरी हट इन कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाता हूँ, है ना, नेट पर सिखाता हूँ एक बार। लो भाई मैंने यहाँ खोल दिया आपके पास टेम्परेरी हट कंस्ट्रक्शन इमेज में चलते हैं। ये देखो, दिख रहा है आप, ये ऐसे ऐसे घर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन करते टाइम छोटे छोटे घर साइड में होते हैं। मतलब तो ये हो गया नॉर्मल, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये छोटे छोटे घर खोल देते साइड के अंदर रख देते कि हमारा काम भी हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन तो वहां पर जाएंगे जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, साइड में खोल देते
आर्किटेक्ट वाला आते हैं, वो चाहे अपना काम करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन वो भी क्या माना है, क्योंकि जब जब आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी होगी तब तक वो घर में जाएगा। तो वो कंस्ट्रक्शन जो टेम्परेरी हाउस है, टेम्परेरी हट है, जो लकड़ी का बनाया जाता है, टेम्परेरी हट होता है, वो क्या है, वो भी जब जब तक कंस्ट्रक्शन मिलती होगी तब तक वो रहेगा। तो वो भी क्या है, लॉन्ग टर्म, इसलिए उसको भी क्या माना गया, कैपिटल माना गया है। और दोस्तों आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको मैं होमवर्क में देना चाहता था, पढ़िए क्या रहा है, बताओ। रीडेकोरेशन एक्सपेंस ऑफ 6000, मैंने दोस्तों 6000 रुपए का रीडेकोरेशन एक्सपेंस करा। अब रीडेकोरेशन एक्सपेंस करा, आपने पहले डेकोरेट कर लिया था, उसके बाद दोबारा डेकोरेट कर लो, तो बताओ ये खर्चा क्या है, रीडेकोरेट करा। अब मैं बता डेकोरेट करा, डेकोरेशन क्या करा, अब इसको रेवेन्यू मान सकते हो, इसको कैपिटल मान, डेफर्ड कैपिटल तो है नहीं, क्योंकि एक साल के अंदर डेकोरेशन हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो हम इसको रेवेन्यू मान सकते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू मान सकते हैं। या तो आप, ये कंपनी पर डिपेंड करता है दोस्तों, रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू, ये हम पे डिपेंड नहीं करता, कंपनी पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने क्या माना है, इसको बोला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्यों बोला। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट हम एक साल के अंदर तो कंज्यूम कर लेते हैं, बट ट्रीटेड एज अ कैपिटल करते हैं। डेकोरेशन कराया, मैंने घर का डेकोरेशन कराया, तो घर का डेकोरेशन उसका बेनिफिट एक साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, अच्छा लग जाता है, एक साल के अंदर कंज्यूम बोलते हैं, और लंबे टाइम तक के लिए नहीं चलता, पर बहुत ज्यादा होती है, तो इसको रेवेन्यू मान सकते हो और डेफर्ड रेवेन्यू मान सकते हो। अगर आपने इस केस के अंदर रेवेन्यू लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको 100% नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने इस केस के अंदर रेवेन्यू न लिख के डेफर्ड रेवेन्यू लिखे तब भी मिल जाएगी, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू में डिफरेंस क्या होता है, दोनों रेवेन्यू नेचर के होते हैं, पर डेफर्ड रेवेन्यू तब आता है जब उस खर्चे को कैपिटल जैसे ट्रीटमेंट करा था, उसको बैलेंस शीट में डाला जाता है, तो उसको रेवेन्यू मान सकते हैं, उसको कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैपिटल नहीं, रेवेन्यू और डेफर्ड, ठीक है। द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू कॉफी मशीन, देखो मशीन खरीदना क्या है, कैपिटल है, मशीन खरीदना क्या है, कैपिटल है। बिल्डिंग का एक्सटेंशन कराया, क्लब ड्रेसिंग रूम, तो एक्सटेंशन कराया, कोई भी रूम बनाया एक्सटेंशन, तो भाई एक्सटेंशन कराते बिल्डिंग का एक्सटेंशन कराया मतलब कंस्ट्रक्शन करा, बिल्डिंग को बढ़ाना, इसका मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन कराना, 15,000 क्या है, कैपिटल है। अदर परचेज ऑफ स्नैक फूड्स का 2000 रुपए का मैंने स्नैक फूड खरीदा खाने के लिए, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू, खा के खत्म है ना, एक साल के अंदर, एक साल क्या, एक घंटे में खा लोगे, एक साल तो दूर की बात है। परचेज ऑफ वीसीआर एंड टीवी, कोई वीसीआर खरीदा, टीवी खरीदा है। यूज फॉर क्लब लॉन्च 15,000 रुपए, तो ये क्या हो, कैपिटल, क्योंकि टीवी खरीदना लॉन्ग टर्म होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉर्मल है। मैंने कहा डेफर्ड रेवेन्यू, पहले डेफर्ड रेवेन्यू में कुछ भी ले सकते हो, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, चौथा स्नैक खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और चौथा टीवी और वीसीआर। वीसीआर क्या होता है, आप गूगल पे सर्च मारे, वीसीआर की फोटो नजर आएगा, आपको समझ में आ रहा है, तो कैपिटल हो गया। एसेट को खरीदना कैपिटल होता है, कोई भी एसेट हो उसको खरीदना कैपिटल होता है, और किसी भी चीज की एसेट हो, एसेट किस चीज होती है, जो छू सकते हैं, जो देख सकते हैं। गुड्स क्या होता है, जिसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए, तो तुम्हारा वो गुड्स होते हैं। तो एसेट को खरीदने के लिए जो भी खर्चा करा जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और द चैप्टर का एंड होता है कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं अगली क्लास के अंदर हमें क्या करना है दोस्तों। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में देखेंगे क्या करना है। मैं भी थक गया हुआ है, लगातार 2 क्लास रिकॉर्ड करिए आपको। थैंक यू वेरी मच।